नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। डीएमएफ से 62 करोड़ के विकास कार्यों की मिली स्वीकृति। प्रभावित क्षेत्र का हुआ विस्तार। पुलिस निकली सड़कों पर, की गई चेकिंग, असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई। रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन, फिर पकड़े गए 19 वाहन। और कमरे में बंद मिली एक महिला की लाश, हत्या या आत्महत्या, पुलिस जुटी जांच में। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। शनिवार को कलेक्टर अवनीश शरण की अध्यक्षता में डीएमएफ शासी निकाय की 14वीं बैठक जिला कार्यालय के मंथन सभा कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें डीएमएफ के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी नए मार्गदर्शिका की जानकारी दी गई और इस पर विस्तृत रूप से विचार विमर्श किया गया। केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री तोखन साहू, विधायक धर्मलाल कौशिक, धर्मजीत सिंह, अटल श्रीवास्तव, दिलीप लहरिया, सुशांत शुक्ला भी बैठक में शामिल हुए। कलेक्टर अवनीश शरण ने बैठक में नियमों के बदले प्रावधानों से सदस्यों को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि अब खदान के 15 किलोमीटर दायरे को प्रत्यक्ष खनन प्रभावित क्षेत्र और 25 किलोमीटर इलाके को अप्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र माना जाएगा। हमारे जिले की सीमा जो पड़ोसी जिले की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रभावित जोन में आती हो, तो उसका सर्वे कर संबंधित जिलों को रिपोर्ट दी जाएगी। संबंधित जिले द्वारा उन क्षेत्रों के विकास के लिए राशि आवंटित की जाएगी। नए नियमों में प्राथमिकता क्षेत्र में विकास के लिए राशि का आवंटन 60 से बढ़ाकर 70% कर दिया गया है। स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, महिला सशक्तिकरण आदि प्राथमिकता सेक्टर में शामिल है। अन्य प्राथमिकता सेक्टर में राशि 40% से घटकर 30% की गई है। बिलासपुर जिले की डीएमएफ फंड में कोरबा जिले का बड़ा अंशदान होता था। नए नियमों के तहत अब इसकी संभावना बहुत कम हो जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रेत का मामला भी बैठक में उठा। कलेक्टर ने कहा कि इस पर रोक नहीं है, लेकिन संबंधित के पास पीएम आवास निर्माण किए जाने का सरपंच अथवा जनपद पंचायत का प्रमाण पत्र होना चाहिए, ताकि उनकी पहचान हो सके। उन्हें रात में ढुलाई करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। श्री शरण ने डीएमएफ मद से पूर्व में स्वीकृत कार्यों के निर्माण में तेजी लेकर अगले 15 दिवस में पूर्ण कराने के निर्देश दिए, ताकि नए पंचायत चुनाव के बाद किसी तरह की परेशानी अथवा हिसाब में गड़बड़ी की नौबत न आए। गौरतलब है कि जनवरी 2024 में आयोजित शासी निकाय की बैठक में 62 करोड़ के 183 विकास कार्यों का अनुमोदन किया गया था। इनमें से 41 करोड़ के कार्यों की स्वीकृति दी गई और 20 करोड़ के कार्यों के लिए राशि जारी की गई है। हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ फार्मेसी काउंसिल रजिस्ट्रार के उस विवादित आदेश पर रोक लगा दी है, जिसका अधिकार उनके पास नहीं है। आईएमए के चेयरमैन और फार्मेसी काउंसिल के मेंबर डॉक्टर राकेश गुप्ता ने याचिका दायर कर रजिस्ट्रार के उस आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसमें उसे काउंसिल के मेंबर पद से हटा दिया गया था। मामले की सुनवाई जस्टिस एनके चंद्रवंशी के सिंगल बेंच में हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने फार्मेसी काउंसिल रजिस्ट्रार के आदेश और उसके क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है। आईएमए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के चेयरमैन और फार्मेसी काउंसिल के मेंबर डॉक्टर राकेश गुप्ता ने अधिवक्ता संदीप दुबे के माध्यम से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें याचिकाकर्ता डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि वह मेडिकल काउंसिल ऑफ छत्तीसगढ़ के निर्वाचित सदस्य हैं। छत्तीसगढ़ फार्मेसी काउंसिल एक्ट में दिए गए प्रावधान और व्यवस्था के तहत वह फार्मेसी काउंसिल ऑफ छत्तीसगढ़ के नॉमिनेटेड मेंबर हैं। वर्ष 2020 से वह फार्मेसी काउंसिल के नामित सदस्य हैं और अपना काम करते रहे हैं। राज्य में सत्ता परिवर्तन के साथ ही राज्य सरकार ने फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रार की नियुक्ति में प्रावधान के साथ ही नियमों व निर्देशों की खुलकर अवहेलना की है।
निक्षय निरामय छत्तीसगढ़ अभियान बिलासपुर सहित राज्य में शनिवार को शुरू हो गया। 100 दिनों का यह सघन अभियान 23 मार्च 2025 तक चलेगा। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री तोखन साहू ने जिला कार्यालय परिसर से इस अभियान के लिए समर्पित प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने अभियान की सफलता के लिए शुभकामनाएं भी दी। इन वाहनों के माध्यम से लोगों को टीबी और कुष्ठ रोग के इलाज के लिए जागरूक किया जाएगा। टीबी और कुष्ठ बीमारी की पहचान की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर पहुंचकर सर्वे करेगी। बीमारी की पुष्टि के लिए नमूने लिए जाएंगे। पुष्टि होने पर सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क इलाज किया जाएगा। उन्होंने 5 टीबी मरीजों को पोषण युक्त भोजन पैकेट भी वितरित किए। योजना के अंतर्गत बेहतर कार्य करने वाले स्वयं सेवकों और कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। गौरतलब है कि फिलहाल लगभग 2000 टीबी और 400 के करीब कुष्ठ रोगी जिले में चिन्हित है, जिनका इलाज निःशुल्क रूप से सरकारी अस्पतालों में किया जा रहा है। इस अवसर पर विधायक धर्मलाल कौशिक, सुशांत शुक्ला, अटल श्रीवास्तव, धर्मजीत सिंह, दिलीप लहरिया, कलेक्टर अवनीश शरण, सीएमएचओ डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव सहित जनप्रतिनिधि और अधिकारीगण उपस्थित रहे। शहीदों और योद्धाओं के सम्मान में प्रत्येक वर्ष 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर जिला सैनिक कल्याण बोर्ड कार्यालय में कलेक्टर अवनीश शरण ने सेना की वीरता व सेवा को सलाम किया। कलेक्टर और एसपी समेत अन्य अधिकारियों ने झंडा दिखाकर सेनाओं के लिए आर्थिक सहयोग भी किया। जिला सैनिक बोर्ड के अध्यक्ष कलेक्टर अवनीश शरण ने कहा कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस देश की सेना के प्रति कृतज्ञता, प्रतिबद्धता प्रकट करने और उनके लिए एकजुट होने का दिन है। उन्होंने कहा कि यह दिवस हमें उन सैनिकों की याद दिलाता है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। सेना के जवान जिन्होंने देश की रक्षा और शांति के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए, उनके और उनके परिवारों का ऋण हम कभी नहीं चुका सकते। एसपी रजनीश सिंह ने कहा कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस भारतीय सशस्त्र बलों के कर्मियों के कल्याण और शहीदों के लिए समर्पित दिन है। कार्यक्रम में नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार, एडीएम शिव बैनर्जी भी मौजूद रहे। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कमांडर हरिश्चंद्र तिवारी ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस के विषय में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सशस्त्र झंडा दिवस हमारे उन योद्धाओं को समर्पित है जिन्होंने अपने प्राणों की परवाह किए बगैर शत्रुओं का सामना किया। यह दिवस भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास एवं कल्याण के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिवस है। उन्होंने बिलासपुर के नागरिकों से अपील की है कि सैन्य समुदाय के प्रति आदर और सद्भाव व्यक्त करते हुए अधिक से अधिक आर्थिक सहयोग प्रदान करें। इस अंशदान राशि का प्रयोग भूतपूर्व सैनिकों, विधवाओं और उनके बच्चों के लिए संचालित कल्याण योजनाओं में किया जाता है। बीते शुक्रवार की रात बिलासपुर पुलिस की टीम सरप्राइज चेकिंग अभियान चलाया। शहर के चौक चौराहों पर वाहन चालकों की जांच की गई। इस दौरान ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने वाले दर्जनों वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस के आला अधिकारियों के निर्देश पर गांधी चौक में सरप्राइज चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान ड्रिंक एंड ड्राइव, ब्लैक फिल्म लगाने वाले कार, बिना नंबर गाड़ी, 3 सवारी आदि यातायात नियमों को नहीं मानने वालों की जांच कर कार्रवाई की गई। शराब पीकर वाहन चलाने वालों का मौके पर ही ब्रेथ एनालाइजर मशीन से चेक किया गया। नियत सीमा से अधिक शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की गाड़ियों को जब्त किया गया। सभी वाहनों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आज गांधी चौक में सरप्राइज चेकिंग की जा रही है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार इसमें शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले 38 नंबर और गाड़ियों की सरप्राइज चेकिंग की जा रही है। डिक्की, डैशबोर्ड सब चेक किया जा रहा है। इसमें 3 सवारी और ड्रिंक करके गाड़ी चलाने ड्रिंक करके पीने वालों को खासकर उसकी कार्रवाई के लिए हम लोग देख रहे हैं, सभी को चेक कर रहे हैं। सर, इसमें कार पे भी चेकिंग की जा रही है, क्या पाया जा रहा है? कार में भी देख रहे हैं, डैशबोर्ड कई बार कुछ संदिग्ध वस्तु मत ले जा रहे हो। किस प्रकार की कार्रवाई हो रही है? अभी चेकिंग चल रही है। स्कूल सहित सार्वजनिक जगहों पर नशे के सामानों की बिक्री पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने कहा है कि मुख्य सचिव तय करे कि स्कूल और सार्वजनिक स्थानों पर कोई भी नशे के सामानों की बिक्री ना हो।
हाईकोर्ट ने कोटपा एक्ट के प्रावधान का सख्ती से पालन करने के लिए शासन को ठोस कदम उठाने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 27 जनवरी को होगी। दरअसल स्कूलों के आसपास सार्वजनिक जगहों पर नशे के सामानों की बिक्री के मामलों को जनहित याचिका मानकर सुनवाई शुरू की गई। डिवीजन बेंच ने इस मामले में बिलासपुर के नगर निगम आयुक्त को निर्देश दिया कि निगम क्षेत्र में रोकथाम के लिए किए गए उपायों की जानकारी शपथ पत्र के माध्यम से कोर्ट में प्रस्तुत करें। इससे पहले कोर्ट के निर्देश पर मुख्य सचिव ने शपथ पत्र प्रस्तुत किया था। इसमें बताया गया कि स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों पर कोटपा एक्ट को प्रभावी कर दिया गया है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीती रात अवैध खनन को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां 11 हाईवा और 4 ट्रैक्टर को जब्त किया गया। मिली जानकारी के अनुसार कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर सहायक कलेक्टर एवं कोटा तहसीलदार तन्मय खन्ना IAS और नायब तहसीलदार राकेश ठाकुर के नेतृत्व में राजस्व विभाग कोटा और बेलगना की संयुक्त टीम ने बीती रात अवैध उत्खनन के संबंध में मिली शिकायत पर तत्परता से कार्रवाई करते हुए ताबड़तोड़ कार्रवाई की। उन्होंने करही कछार और रतखंडी में रात 11 बजे से लेकर 3 बजे तक वाहनों की धरपकड़ की। उनके द्वारा 11 हाईवा और 4 ट्रैक्टर मौके पर पकड़े गए। इनमें से 4 हाईवा और 4 ट्रैक्टर को तत्काल थाना बेलगना पहुंचाया गया। अंधेरे का फायदा उठाकर कुछ वाहन निकल लिए और कुछ फंस गए थे, जिसे खनिज विभाग को बुलवाकर इन 7 शेष हाईवा को चलवाकर चौकी प्रभारी बेलगना के सुपुर्द किया गया। उनके बारे में ग्रामीणों और ड्राइवरों से सख्ती से पूछताछ करने पर बताया गया कि पिछले लगभग 1 माह से इलाके में अवैध खनन बेखौफ तरीके से चल रहा है। आगे भी अवैध उत्खनन के विरुद्ध कार्रवाई अभियान शुरू रहेगा। कुछ पोकलेन और हाईवा के अवैध खनन में संलिप्त होने की पुख्ता सूचना मिली है। पकड़े गए सभी वाहनों को थाना बेलगना और तहसील कार्यालय बेलगना में सुरक्षित रूप से खड़े किया गया है।
ग्रामीण क्षेत्रों में कच्ची शराब का अवैध परिवहन करते हुए मामा भांजा को सीपत पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से 40 लीटर कच्ची महुआ शराब बरामद की गई है। मिली जानकारी के अनुसार 5 दिसंबर को थाना सीपत के द्वारा रात्रि में पेट्रोलिंग की गई, तभी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति और एक महिला अपने मोटरसाइकिल पल्सर में कच्ची महुआ शराब का परिवहन कर रहे हैं। जहां पुलिस ने घेराबंदी कर CG 10BW 1605 में सावर भिलमी निवासी सिकंदर उर्फ राजा वर्मा और उसके भांजी पायल वर्मा को रंगे हाथों पकड़ा, जिनके पास तलाशी में 40 लीटर महुआ शराब बरामद की गई, जिसे जब्त कर पुलिस ने दोनों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की है। अवैध शराब की बिक्री करने वाले आरोपी को सिटी कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके पास से इंग्लिश 17 पाव देशी प्लेन शराब और 6 केन बियर कुल 6 बल्क लीटर शराब को जब्त किया गया। मिली जानकारी के अनुसार सिटी कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि टिकरापारा के पास कोई अज्ञात व्यक्ति देशी प्लेन शराब एवं बियर कैन को घर में रखकर बिक्री करने हेतु ग्राहक तलाश रहा है, जिस पर पुलिस ने मौके पर दबिश देकर खटिक मोहल्ला टिकरापारा निवासी सुमित उर्फ चुन्नी खटिक के घर से 17 पाव देशी प्लेन शराब एवं 6 बियर कैन कुल 6 बल्क लीटर बरामद किया है। मामले में आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई कर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर कार्रवाई की गई। तारबहार थाना क्षेत्र अंतर्गत धारदार हथियार लेकर दहशतगर्दी फैलाने वाले युवक को तारबहार पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से धारदार चाकू बरामद किया गया। मिली जानकारी के अनुसार तारबहार थाना क्षेत्र अंतर्गत पुराना बस स्टैंड शराब भट्टी के पास एक व्यक्ति द्वारा धारदार हथियार लेकर आने जाने वाले लोगों को डराने धमकाने की सूचना तारबहार पुलिस को शुक्रवार देर शाम मिली, जिस पर पुलिस ने मौके पर दबिश देकर देवरीडीही तोरवा निवासी वैभव यादव को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से धारदार तलवार नुमा चाकू बरामद किया गया, जिसे जब्त कर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की। ये पुराना बस स्टैंड शराब भट्टी के पास की घटना है, जिसमें कल पुलिस को सूचना मिली कि एक लड़का चखना दुकान के सामने तलवार नुमा कुछ हथियार रखा हुआ है और आने जाने वालों को गाली गलौज कर रहा है, धमका रहा है। सूचना पर तत्काल पुलिस टीम मौके पर गई थी। मौके पर से एक लड़के को, जिसका नाम वैभव यादव पिता अनिल यादव, जो कि देवरीडीह तोरवा क्षेत्र का रहने वाला है, मौके पर मिला, जिसे चेक करने पर उसके पास एक धारदार चाकू मिला। पूछताछ करने पर उसने जो है चाकू लहराते हुए आसपास के लोगों को डराना धमकाना और भय का माहौल क्रिएट करना बताया। मौके पर से आरोपी के कब्जे से एक चाकू को जब्त किया गया और आरोपी के विरुद्ध 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई किया जा रहा है। शुक्रवार देर रात में चाटापारा स्थित एक घर में महिला की संदिग्ध लाश मिलने से सनसनी फैल गई, जिसकी सूचना मिलते ही सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंचे शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई। मिली जानकारी के अनुसार यह पूरा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत तिलक नगर के चाटापारा का है, जहां तिलक नगर हनुमान मंदिर के पीछे स्थित मकान में रहने वाली जोली सुखनंदन परित्यक्ता अकेले रहती थी। शुक्रवार शाम उनके मकान से तेज बदबू आने पर आसपास के लोगों को अनहोनी की आशंका हुई, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। कमरे में पहुंचने पर सोफे पर महिला की लाश मिली। चारों ओर कपड़े और सामान बिखरे हुए थे। महिला के बाल कटे हुए सोफे के पास पड़े थे। बताया जा रहा है कि जोली सुखनंदन का तलाक हो गया था, वे अपने मायके में ही रह रही थी। परिवार के अन्य सदस्य यदुनंदन नगर में रहते हैं, जबकि जोली अकेले तिलक नगर स्थित मकान में रह रही थी। बताया जा रहा है कि महिला की लाश 3 से 4 दिन पुरानी है। हालांकि महिला की हत्या होने की आशंका जताई जा रही है। इधर पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को मौके पर तैनात कर दिया है, जिसके बाद ही जांच में गति मिल सकेगी। फिलहाल सभी पहलुओं की जांच सिविल लाइन पुलिस कर रही है।
छत्तीसगढ़ के मौसम में फिर एक बार बदलाव देखने को मिल रहा है। आने वाले अगले 48 घंटों में मौसम में बदलाव होगा। 16 जिलों में 2-3 दिनों तक बादल छाए रहेंगे, साथ ही बारिश होने की भी संभावना है। अगले 3 दिन में छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री और उत्तर भाग में 3 से 4 डिग्री तक गिरावट होने की आसार जताए जा रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में सरगुजा संभाग और आसपास के जिलों में 3 से 4 डिग्री तक न्यूनतम तापमान में गिरावट हो सकती है। बता दें, दिसंबर माह के तीसरे सप्ताह में प्रदेश के कई जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आप सबकी फिर मुलाकात, तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।